हेलो दोस्तों, आज हम लोग वाइटल साइन पढ़ेंगे जो कि नर्सिंग फाउंडेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके द्वारा वाइटल साइन एक ऑब्जर्वेबल फेनोमेना है, जिसके द्वारा हम किसी भी ह्यूमन को वह नॉर्मल है या एबनॉर्मल पता लगाते हैं। हमारा बॉडी ओके सही है या नहीं पता लगाते हैं, जिसमें कि हम लोग टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर और फिफ्थ साइन पेन को मेजर करते हैं। और इन इमरजेंसी ट्रॉमा जैसे कि एक्सीडेंटल केस हो गया तो उसमें हम पेन को मेजर ना करके फिफ्थ साइन पुपिल को ऑब्जर्व और मेजर करते हैं, जो कि हम 5 वाइटल ऑर्गेन जो होता है वाइटल ऑर्गेन, जिसमें कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर और किडनी आता है। इन्हीं पांचों को मेजर करके हम ये पूरे वाइटल साइन को शो करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा बॉडी ओके है या नहीं है। जिसमें कि पहला टेम्परेचर आता है, जो आज हम टेम्परेचर पढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर एक मेजरेबल फेनोमेना है, जिससे कि हम अपने बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं। हम अपने बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा बॉडी कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, जिसका यूनिट डिग्री सेल्सियस में आता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में आता है। हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि हमारा बॉडी थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस करता है। थर्मोजेनेसिस हीट प्रोडक्शन करता है और थर्मोलाइसिस लॉस ऑफ हीट करता है। इन दोनों को बैलेंस करने के बाद जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कोर टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ ए बैलेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस को जब बैलेंस होता है तब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोजेनेसिस जो कि हीट प्रोडक्शन हमारा बॉडी करता है, थर्मोलाइसिस जो कि हीट लॉस करता है। थर्मोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ हीट, थर्मोलाइसिस लॉस ऑफ हीट। ये दोनों थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस ये दोनों को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। हीट प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस नहीं करता, ये रेगुलेट करता है। हीट रेगुलेटिंग सेंटर है। हीट डिटेक्ट टेम्परेचर, हीट को डिटेक्ट भी करता है और रेगुलेट भी करता है। थर्मोजेनेसिस जो कि हीट प्रोडक्शन होता है उसका कंट्रोल और रेगुलेशन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और थर्मोलाइसिस लॉस ऑफ हीट जो कि हमारे बॉडी से हीट लॉस होता है उसका कंट्रोल एंटीरियर हाइपोथैलेमस से होता है। ठीक, उसमें वे जो थर्मोजेनेसिस पढ़ेंगे हमारे बॉडी में किस तरह से हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, किस तरह से हीट का प्रोडक्शन होता है, वेज ऑफ थर्मोजेनेसिस। सबसे पहला है मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब हम कोई भी खाना खाते हैं, ईटिंग करते हैं, तो हमारे एब्डोमेन में जब वह जाता है तो उसका डाइजेशन होता है और डाइजेशन करने में एनर्जी लगता है। जब हम कोई भी खाना मुंह में खाते हैं तो उसमें च्यूइंग करते हैं, फिर उसके बाद जब एब्डोमेन में जाता है तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। इन सभी प्रोसेस को पूरा करने में एटीपी यूज होता है। और जब हमारा सेल एटीपी सेल के पास रहता है, जब सेल हमारा एटीपी भेजता है तो हमारा एटीपी जो है पूरा 100, अगर मान लिया जाए 100% एटीपी वहाँ से आया डाइजेशन करवाने के लिए, तो 30% एटीपी हमारे डाइजेशन में यूज होता है और रेस्ट 70% एटीपी जो बच जाता है वो हीट में चेंज हो जाता है। मतलब हीट प्रोडक्शन का एक सिंपल सा फॉर्मूला आप समझ ले तो एटीपी चेंज इनटू हीट, एटीपी ही हीट में चेंज होता है। जिसमें देखिए जब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना हो तो उसमें 5 to 10% हीट प्रोड्यूस होता है और प्रोटीन में 20 to 30% हीट प्रोड्यूस होता है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन में हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसके लिए इतना ज़्यादा एटीपी आता है, इतना ज़्यादा प्रोटीन के लिए एटीपी आता है डाइजेशन करवाने के लिए एनर्जी लगता है, लेकिन वह आधा ही यूज हो पाता है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन ज़्यादा खाता है उसमें देखिएगा हीट उसका ज़्यादा हीट रहेगा। फैट में बहुत ही कम 1% हीट प्रोड्यूस होता है, और मिक्स्ड फूड जो होता है उसमें 10 to 12% हीट प्रोड्यूस होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, जो प्रोटीन ज़्यादा खाता है उसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और एनर्जी की बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट, जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करेंगे तो उसमें 4 kcal 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होगा। प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ही प्रोड्यूस होगा, और फैट जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है उसमें 9 किलो कैलोरी प्रोड्यूस होगा। दूसरा, एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, साइकिल चलाते हैं या फिर रनिंग करते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी को ज़्यादा ब्लड का ज़रूरत पड़ता है, तो हमारा जो मसल्स होता है ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटीपी का बहुत ज़रूरी होता है। एटीपी ही हमारे बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक ना। तो हाइपोथैलेमस जब आदेश देगा, हाइपोथैलेमस जब एटीपी को आदेश देगा तो एटीपी कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, लेकिन वह पूरा एटीपी यूज नहीं हो पाता है उसमें, लेकिन सेल से तो वह एटीपी निकल चुका है कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, लेकिन पूरा एटीपी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराता है। जो रेस्ट एटीपी बच जाता है वो एटीपी हीट में प्रोड्यूस हो जाता है। एटीपी प्रोड्यूस फॉर मसल मूवमेंट बट नॉट कंप्लीट यूज रेस्ट प्रोड्यूस हीट। जिस तरह से जब हमारा बॉडी ठंड प्रदेश में जाता है या ठंडा जब हमें लगने लगता है, तो हमारा हाइपोथैलेमस जो रेगुलेटिंग सेंटर है वो डिटेक्ट करता है, और उसे लगता है कि हमें ठंड लग रहा है, तो वह वहाँ से एटीपी को पूरे बॉडी के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, एटीपी को आदेश देता है, लेकिन वह मूवमेंट के लिए नहीं होता है। वह जो एटीपी प्रोड्यूस करवा रहा है उस समय मूवमेंट के लिए नहीं एटीपी आ रहा है, केवल हीट प्रोडक्शन के लिए आ रहा है उस समय जब ठंड लगती है। तो जब हार्मोनल लेवल बढ़ जाएगा तब एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जब हार्मोनल लेवल बढ़ जाएगा तो हीट प्रोडक्शन होगा। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। प्रोटीन सबसे ज़्यादा 30% हीट प्रोड्यूस करवाता है। मिक्स डाइट 12% हीट प्रोडक्शन करवाएगा। इमोशनल सिचुएशन में हीट प्रोडक्शन होगा। समझ गए हीट प्रोडक्शन किस तरह से होता है। आगे बॉडी टेम्परेचर जो हमने बताया आपको 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल कोर टेम्परेचर जो होता है। इन्वायरमेंट में हमारा कितना भी टेम्परेचर हो, 40 डिग्री भी अगर टेम्परेचर हो, पूरा हीट हो, फिर भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो कि थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस को मेंटेन करता है। यही दोनों मिलकर के हमारे बॉडी के कोर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली मॉर्निंग में कम होता है, सुबह में, और इवनिंग में ज़्यादा होता है। अब थर्मोजेनेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्मोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोलाइसिस लॉस ऑफ हीट। हमारा बॉडी जैसे कि हमारा थर्मोजेनेसिस ज़्यादा हो गया है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया है, तो उसे थर्मोलाइसिस भी करना है, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए थर्मोलाइसिस होता है, जो कि इन सभी तरीके से होता है। स्किन के द्वारा होता है, सबसे पहला स्किन के द्वारा होता है, जिसमें कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवापोरेशन। कंडक्शन जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टच में होता है। कन्वेक्शन मीडियम, जैसे कि ये ठंडा हवा चल रहा है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, उसके द्वारा होगा। और ठंडे पानी में हम चले जाएंगे तो गर्म पानी में चले जाएंगे तो वो कन्वेक्शन में आ जाएगा। रेडिएशन जो कि हमारा एनवायरनमेंट है, जैसे ठंड हम प्रदेश में चले जाएंगे, कश्मीर में चले जाएंगे तो वहाँ ठंडा आता है, वो रेडिएशन में आ जाएगा। जब पूरा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ही चेंज हो जाए तो उसे रेडिएशन कहते हैं। और इवापोरेशन में तो आप समझ ही रहे हैं, स्वेट प्रोड्यूस होता है, इवापोरेशन स्वेट प्रोड्यूस होता है। कंडक्शन हीट लॉस फ्रॉम बॉडी बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू अपोजिट सरफेस।
दो अपोजिट सरफेस के डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट से ये कंडक्शन होता है, हीट लॉस होता है। टोटल हीट लॉस बाय दिस, इसमें 3% हीट लॉस होता है, ठीक ना। एग्जांपल जैसे कि पर्सन हैविंग टेम्परेचर, जब उसे पायरेक्सिया है, फीवर है, जब हीट ज़्यादा है, उसका बॉडी हीट रहता है, तो हम उसमें नर्स जो होती है वो स्पॉन्जी बाथ प्रोवाइड करवाती है। स्पॉन्जी बाथ मीन्स ठंडा पट्टी जो होता है उसके फोरहेड पे, हैंड पे, सब जगह दे करके। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। स्पॉन्जी बाथ कंडक्शन में आ जाए। कन्वेक्शन, हीट लॉस बाय मीडियम एयर और वाटर। हीट लॉस बाय मीडियम एयर और वाटर, जो कि हमने बताया कि एयर जैसे फैन ऑन है, एसी ऑन है, एयर ठंडा हवा चल रहा है। टोटल हीट लॉस बाय दिस मेथड 15% होता है। इसके द्वारा 15% हमारा हीट लॉस होता है। रेडिएशन, हीट लॉस बाय स्किन टू अपोजिट नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट में नहीं है, जैसे कि इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाए, लेकिन हमारा बॉडी का तो टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो वह तो लॉस करेगा, लेकिन थर्मोजाइनेसिस के द्वारा फिर हम उसे मेंटेन कर लेंगे। टोटल हीट लॉस बाय दिस मेथड 60%। इसके द्वारा टोटल 60% हीट लॉस करते हैं, सबसे ज़्यादा रेडिएशन के द्वारा ही करते हैं। इवापोरेशन, व्हेन हीट लॉस बाय इवापोरेटिंग वाटर, जैसे स्वेटिंग के द्वारा हीट लॉस, इसके द्वारा 22%। सेकेंड नंबर में इवापोरेशन के द्वारा हम हीट लॉस करते हैं। अब आगे टेम्परेचर मेजर करने के प्रोसेस को जानेंगे। टेम्परेचर जो मेजर हम करते हैं थर्मोमीटर के द्वारा करते हैं। थर्मोमीटर जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, जिसका इन्वेंशन गैलीलियो ने किया था। और उस समय ये तो कर दिए थे, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम लोग मरकरी थर्मोमीटर यूज करते हैं और डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं, उसे संत थॉमस एल्बर्ट ने मॉडिफाई, जो गैलीलियो ने इन्वेंशन किया था उसी को मॉडिफाई करके संत थॉमस एल्बर्ट ने क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया, जिसका एक रूप ग्लास थर्मोमीटर है। अलग अलग तरह के आते हैं, जिसमें से एक ग्लास थर्मोमीटर है, जिसमें कि ओरल थर्मोमीटर और रेक्टल थर्मोमीटर आता है। ग्लास थर्मोमीटर में ओरल और रेक्टल थर्मोमीटर आता है। ओरल थर्मोमीटर इसका जो बल्ब जो होता है, जो हम मुंह में या फिर एक्जिलरी में, दोनों बाह के बीच में अगर उसे इंसर्ट करते हैं, तो जिस पोर्शन को इंसर्ट करते हैं उस पोर्शन को बल्ब कहते हैं। जो पोर्शन बाहर रह जाता है उसे स्टेम कहते हैं। तो जो ओरल थर्मोमीटर रहता है उसका जो बल्ब रहता है सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग रहता है, इस तरह का सिलेंड्रिकल रहेगा और लॉन्ग रहता है। और जो रेक्टल टेम्परेचर होता है उसका बल्ब, जो पोर्शन इंसर्ट करते हैं वो पोर्शन राउंड और शॉर्ट होगा। बल्ब जो है उसका राउंड और शॉर्ट होगा। ये मरकरी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें कि इक्वली एक्सपेंडेबल होता है, सेंसिटिव टू टेम्परेचर होता है। इसी कारण तो वह टेम्परेचर को मेजर कर पाता है। शाइनी होता है, चमकाऊ होता है, चमकदार होता है। अगर थर्मोमीटर ब्रेक कर जाए तो उसे जो उसके अंदर जो मर्क्यूरी रहता है वो सिरिंज ड्रॉपर से उठाना रहता है। जिप सिस्टम को फॉलो करते हैं। थर्मोमीटर का इन्वेंशन गैलीलियो ने किया था और उसका मॉडर्न और मॉडिफाई जो क्लिनिकल थर्मोमीटर आया वो संत थॉमस एल्बर्ट ने बनाया था। और थर्मोमीटर जब हम चेक कर लेते हैं तो वह तो इन्फेक्टेड हो गया। तो उसके क्लीनिंग के प्रोसेस बिफोर यूज करने से पहले बल्ब टू स्टैम्प, जो पोर्शन हम इंसर्ट करते हैं उसे बल्ब कहते हैं। बल्ब टू स्टैम्प, अगर ये बल्ब है तो बल्ब टू स्टैम्प उसको क्लीन करेंगे। और आफ्टर यूज करने के बाद स्टैम्प टू बल्ब, ये स्टैम्प हो गया, स्टैम्प टू बल्ब लेस टू मोर कंटामिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। जब हमने यूज कर लिया तो यह तो मोर कंटामिनेशन हो गया और यह लेस कंटामिनेशन है, तो लेस टू मोर कंटामिनेशन को प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और उसे क्लीन करेंगे।
के थर्मोमीटर के का जो क्लीनिंग सॉल्यूशन आता है, जो हम उसमें एजेंट यूज करेंगे, माइक्रोबियल एजेंट यूज जो करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो यूज कर लेंगे, प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, ताकि दूसरे को इन्फेक्शन ना हो जाए, उसमें डिटोल यूज करते हैं, सेवलोन यूज करते हैं, लाइजोल यूज करते हैं। डिटोल जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वह 1:40, अगर 1 ml डिटोल लेते हैं तो 40 ml उसमें वाटर लेंगे और 5 मिनट तक उसमें डुबो करके रखेंगे, उसमें इंसर्ट करके रखेंगे। अगर सेवलोन लिया तो 1 ml अगर सेवलोन लेते हैं तो 20 ml वाटर लेंगे और उसे 5 मिनट उसमें इंसर्ट करके रखेंगे। और लाइजोल 1:40 के रेशियो में लेंगे और उसमें 2 मिनट इंसर्ट करके रखेंगे। एक तो हमने ग्लास थर्मोमीटर पढ़ा, दूसरा आ गया इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर जो कि डिजिटल है। जो ग्लास थर्मोमीटर जिसमें मरकरी यूज होता है वह भारत में बैन हो चुका है, 2020 में ही भारत में बैन हो चुका है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट, जब वह टूट जाता था तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, इसलिए उसे बैन कर दिया गया और अब आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उसी का जो दूसरा रूप है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, जो डिजिटल आ गया है, जो अब सभी जगह यूज होता है डिजिटल, जिसमें कि ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहता है, आ जाता है। और टिम्पेनिक थर्मोमीटर जो कि कान में, ईयर में इंसर्ट करके मीजर करते हैं, जो जिसमें कि एक इंफ्रारेड सेंसर होता है और यह बहुत ही फास्ट हमें बता देता है, 1 से 3 सेकेंड में, 1 से 2 सेकेंड में ही हमें मेजरमेंट करके टेम्परेचर को बता देता है। टेम्पोरल थर्मोमीटर लाइक ए रिमोट, जैसा कि आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा कि जो फोरहेड पे मशीन की तरह टच करके करते थे, वही टेम्पोरल थर्मोमीटर हो गया। और केमिकल स्ट्रिप थर्मोमीटर, यह एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप तरह का स्ट्रिप आता है, जो कि फोरहेड पे टच करने पे उसका जो कलर होता है वह चेंज हो जाता है, और जो भी टेम्परेचर पे चेंज होगा उस पे टेम्परेचर लिखा हुआ रहता है, और उससे हम पता करते हैं कि कितना टेम्परेचर है हमारे बॉडी का। कॉन्ट्राइंडिकेशन, जब हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं और ओरल टेम्परेचर, तो उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन को भी पढ़ेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन ओरल टेम्परेचर, किस किस लोगों में ओरल टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। जब हम थर्मोमीटर को माउथ के अंदर इंसर्ट करते हैं तो किन किन लोगों में ये नहीं करना चाहिए। एवॉइड इन चिल्ड्रेन, बच्चों में नहीं करना चाहिए, 3 साल से कम बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओल्ड एज, पार्किंसन डिजीज, जो पार्किंसन डिजीज होता है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कन्वल्जन मतलब सीजर, एपिलेप्सी, ये सब जो कहते हैं कन्वल्जन, सीजर, एपिलेप्सी, इस सब में क्योंकि पूरा मसल टिटेनी हो जाता है, दबाने का चांस रहता है, तो फिर अगर माउथ में दे देंगे तो वह दबा देंगे तो मरकरी फूटने का डर रहेगा और मरकरी अंदर चला जाएगा। ओरल सर्जरी, जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट में यूज़ नहीं करना। ऑक्सीजन थेरेपी पे अगर पेशेंट है, माउथ ब्रीदर ले रहा है, और स्मोकिंग, अगर कोई भी ह्यूमन स्मोकिंग करके आया हो, कोल्ड ड्रिंक पी करके आया और हॉट ड्रिंक पी करके आया हो, तो उसे 15 मिनट के बाद चेक करना है उसमें टेम्परेचर, उसमें 15 मिनट के बाद चेक करना है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन इन रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर में किस किस तरह का कंडीशन में हम रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेते हैं, रेक्टल टेम्परेचर मेजर नहीं करते हैं। जैसे कि फिस्टुला का मतलब हो गया अटैच से ऑर्गन और वेंस, मतलब जैसे कि इंटेस्टाइन में अगर कोई भी ओपनिंग हो तो उसे फिस्टुला कहते हैं। हमारे ट्रेकिया में जब ट्रेकेस्टोमी ट्यूब यूज करते हैं तो उस समय इंसर्ट करते हैं ट्रेकिया के द्वारा, तो उसे फिस्टुला कहते हैं। ठीक है, तो फिस्टुला में नहीं यूज करना है। फिशर स्मॉल टीयर इन द स्किन, मतलब अगर कोई भी फिशर है, मतलब जैसे पेरिनियम जो है वो थोड़ा सा टीयर कर गया हो तो उसमें यूज नहीं करना है। हेमोरॉइड्स, इन्फ्लेम्ड वेन्स, मतलब जहाँ पे इन्फ्लेम्ड हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो हमारे रेक्टल एरिया में, हेमोरॉइड में नहीं यूज़ करना है। डायरिया में नहीं करना है। ब्लीडिंग टेंडेंसी, अगर वहाँ पे ब्लीडिंग बार बार होता है तो वहाँ पे नहीं यूज करना है। और जिसका सबसे मेन बात, जिसका कार्डियक आउटपुट कम हो,
कार्डियक आउटपुट जो कि हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड, अगर वह कम है हो तो उसमें बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, क्योंकि वहाँ पे वेगस नर्व रहता है जो कि 10th क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व। अगर वो स्टिमुलेट हो गया, वह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है वेगस नर्व, वो अगर स्टिमुलेट हो गया तो वो ब्रेडिकार्डिया करवा देगा और वहीं पे पेशेंट का डेथ हो सकता है। रेक्टल सर्जरी में, सीजर, एपिलेप्सी, कन्वल्जन में इसमें भी यूज नहीं करना है, रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है। इंसर्जन, रेक्टल टेम्परेचर जो हम लेते हैं तो उसमें कितना इंसर्ट करते हैं थर्मोमीटर। एडल्ट में 1 to 1.5 इंच इंसर्ट करते हैं, चाइल्ड में 0.5 to 1 इंच इंसर्ट करते हैं। ठीक है। स्किन प्रोब फॉर टेम्परेचर चेकिंग ऑलवेज प्लेस ऑन राइट साइड लीवर मेटाबॉलिक ऑर्गन। एक स्किन प्रोब की तरह आता है, इस तरह का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आता है, उस जो कि बच्चों में यूज किया जाता है। बच्चों में जो कि एकदम न्यू बोर्न बेबी हो तो उसे हमेशा राइट साइड में यूज करना है, क्योंकि लीवर मेटाबॉलिक ऑर्गन उसी साइड होता है, इसलिए उसे राइट साइड में यूज करना है। जो कि न्यू बोर्न में ज़्यादातर यूज किया जाता है। जो पेशेंट पूरे अनकॉन्शियस हो या फिर जो पेशेंट पूरे तरह से अनकॉन्शियस हो, उसमें लगातार थर्मोमीटर लगाना पड़ रहा है तो उसमें हम प्रोब यूज कर लेते हैं और उसे राइट साइड में यूज करना है। नॉर्मल रीडिंग टेम्परेचर, नॉर्मल रीडिंग टेम्परेचर जो हम 98.6 फ़ारेनहाइट जो हमने पढ़ा कि नॉर्मल हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर एक्सिलरी टेम्परेचर, एक्सिलरी जब दोनों बाँह के बीच में, बाँह और हमारा जो चेस्ट है उसके बीच में अगर यूज करते हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम उसमें नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। 97.6 वहाँ पे आ जाए तो वह नॉर्मल है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ओरल टेम्परेचर में 98.6 रहता है और रेक्टल टेम्परेचर में 99.6, इसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा रहता है। रेक्टल टेम्परेचर में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा रहता है। और टिम्पेनिक टेम्परेचर जो है, जो ईयर के द्वारा ले रहे थे, उसमें भी 99.6 फ़ारेनहाइट ही आता है नॉर्मल। नोट, एपेंडिसाइटिस में यूज नहीं करना है, इनिमा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ये तो आगे इनिमा में पढ़ेंगे। रेक्टल टेम्परेचर 3 साल से कम के एज में यूज किया जाता है। रेक्टल टेम्परेचर ओरली हमने बोला कि यूज नहीं करते हैं 3 साल से कम में, रेक्टल टेम्परेचर यूज करते हैं ताकि इसमें रिलिएबल हमें पता चले। रिलिएबल का मतलब हुआ एकदम एग्जैक्ट। एक मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन हम लोग एक्सिलरी यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन एक्सिलरी यूज करते हैं। रिलिएबल रेक्टल टेम्परेचर, ये हमेशा रिलिएबल टेम्परेचर जब भी हमें मेजर करना हो तो वो रेक्टल टेम्परेचर में ही आएगा। मोस्ट रिलिएबल मेथड ऑफ टेम्परेचर चेकिंग। ठीक है। अब फॉर्मूला जो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो इसका तो सिंपल फार्मूला है जो बच्चों से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। सेल्सियस है, सेल्सियस अगर दिया हुआ है, सेल्सियस अगर मान लिया जाए 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, तो हाँ, अगर सेल्सियस दिया हुआ है तो सेल्सियस, तो अगर दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट निकालना रहेगा। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस, सेल्सियस अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो उसे सेल्सियस में चेंज करना रहेगा, तो सेल्सियस इक्वल टू F-32। अगर फ़ारेनहाइट 98.6 है तो 98.6 माइनस 32 इंटू 5/9 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। आगे जो है फीवर, इसी का एबनॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, टेम्परेचर का एबनॉर्मेलिटी जिसमें फीवर पायरेक्सिया आता है। इसे अगले टॉपिक में हम लोग
पढ़ेंगे, जिसमें कि फीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो वाइटल साइन आपको कैसा लगा या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेम्परेचर के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी लेना हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और अगले पार्ट में फीवर लेकर के आएंगे, जिसमें उसके बाद पल्स लेकर के आएंगे। पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, सारा वाइटल साइन पूरा कंप्लीट करेंगे। और हर सब्जेक्ट का इसी तरह से सारा टॉपिक को क्लियर करेंगे और पूरा टॉपिक को हम यूट्यूब पे लेकर के आएंगे। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मनोबल उससे बढ़े। धन्यवाद।